नमस्कार दर्शकों, क्राइम रिपोर्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित चकवाल जिले से 10 जून 2026 की रात को एक ऐसी दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तारीख को मक्का से उम्रा पूरा करने के बाद अपने रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान आए एक प्रवासी परिवार के साथ न केवल लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया गया, बल्कि इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। स्थानीय पुलिस की कथित लापरवाही और बिना सोचे समझे की गई अंधाधुंध गोलीबारी के कारण एक 9 साल की मासूम बच्ची हानिया अहमद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके पिता और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इस गंभीर विषय पर विस्तार से चर्चा करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में इस पूरी घटना तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपने विचार और राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इस घटना की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें उस पीड़ित परिवार के इतिहास और उनके पाकिस्तान आने के उद्देश्य को जानना होगा। 40 वर्षीय आदिल अहमद मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन पिछले लगभग 15 से 20 वर्षों से वे अपनी पत्नी डॉक्टर सिद्रा खान के साथ ऑस्ट्रेलिया में बस चुके थे। ऑस्ट्रेलिया में आदिल अपना एक निजी व्यवसाय चलाते थे और उनकी पत्नी वहां एक डॉक्टर के रूप में कार्यरत थीं। समय के साथ उनका परिवार बढ़ा और उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें 11 साल का बेटा आफान अहमद और 9 साल की बेटी हानिया अहमद शामिल थीं। यह परिवार ऑस्ट्रेलिया में एक बेहद शांत, सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी जी रहा था। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने के बाद पाकिस्तान में रह रहे उनके कुछ करीबी रिश्तेदारों ने उन्हें एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने और लंबे समय बाद अपने देश वापस आकर मिलने का निमंत्रण भेजा। बच्चों ने भी अपने माता पिता से पाकिस्तान देखने की इच्छा जताई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी अपने पुरखों की जमीन को करीब से नहीं देखा था। परिवार ने तय किया कि वे पाकिस्तान जाने से पहले सऊदी अरब जाएंगे ताकि वे वहां पवित्र उमरा की धार्मिक यात्रा पूरी कर सकें। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने मक्का में उमरा पूरा किया और पूरी श्रद्धा के साथ आशीर्वाद लेकर वे सीधे पाकिस्तान पहुंचे। जब यह परिवार पाकिस्तान पहुंचा तो रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। चूंकि वे विदेश से आए थे और उनके पास स्थानीय स्तर पर आवाजाही के लिए कोई निजी वाहन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक गाड़ी किराए पर ली। पाकिस्तान के सार्वजनिक परिवहन की स्थिति को देखते हुए उन्होंने सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से निजी किराए की कार का विकल्प चुना था। आसपास के लोगों और स्थानीय निवासियों को भी यह जानकारी थी कि ऑस्ट्रेलिया से एक संपन्न परिवार आया हुआ है, जो अपने रिश्तेदारों के घर ठहरा है। 10 जून की रात को आदिल अहमद अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ एक रिश्तेदार के घर पर रात्रि भोज करने के बाद अपनी किराए की कार से वापस लौट रहे थे। रात के सन्नाटे में सड़क पर चलते समय अचानक एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 नकाबपोश संदिग्धों ने उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन मोटरसाइकिल सवारों ने तेजी से आकर अपनी बाइक को आदिल की कार के ठीक सामने आड़ा खड़ा कर दिया, जिससे आदिल को मजबूरन जोर से ब्रेक लगाने पड़े। जैसे ही कार रुकी, मोटरसाइकिल से दोनों नकाबपोश उतरे और उन्होंने सीधे आदिल अहमद की खिड़की की तरफ आकर अपनी बंदूकें तान दीं। अचानक हुए इस हमले से पूरा परिवार बुरी तरह डर गया। लुटेरों ने हथियार के बल पर धमकी देते हुए कार में मौजूद कीमती सामान सौंपने को कहा। उन्होंने आदिल की पत्नी डॉक्टर सिद्रा खान के पास मौजूद लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात और अन्य कीमती सामान जबरन छीन ली। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद दोनों लुटेरे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर तेजी से वहां से फरार हो गए। इस डरावनी घटना से उभरते हुए आदिल और उनके परिवार ने तुरंत हिम्मत जुटाई और स्थानीय पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन कर इस पूरी डकैती की सूचना दी। उन्होंने पुलिस को घटना की जगह, लुटेरों की मोटरसाइकिल का विवरण और उनके भागने की दिशा के बारे में पूरी जानकारी दी, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की एक टीम हरकत में आई और उन्होंने लुटेरों का पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद की जो कहानी सामने आई है वह बेहद विचलित करने वाली और पुलिसिया कार्रवाई की खामियों को उजागर करने वाली है। पुलिस की टीम जब सड़क पर अपराधियों की तलाश में आगे बढ़ रही थी, तो उन्हें कुछ दूरी पर वही किराए की कार दिखाई दी जिसके पीछे लुटेरों की मोटरसाइकिल जा रही थी। पुलिस के आधिकारिक बयानों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी को देखकर उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। लेकिन यहां पुलिस से एक भारी और अक्षम्य चूक हुई।
पुलिसकर्मियों ने यह समझे बिना कि गोलीबारी वास्तव में मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से हो रही है, अपनी गाड़ियां सीधे पीड़ित परिवार की कार के पीछे लगा दीं और उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से लगभग 60 राउंड से अधिक गोलियां चलाई गईं। इस अंधाधुंध गोलीबारी की चपेट में वह बेगुनाह परिवार आ गया जो अभी-अभी डकैती का शिकार हुआ था। कार की पिछली सीट पर बैठी 9 वर्षीय मासूम बच्ची हानिया अहमद के सिर में सीधे गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस भयानक गोलीबारी में केवल हानिया ही शिकार नहीं हुई, बल्कि कार में मौजूद उसका 11 साल का भाई आफान अहमद और उसके पिता आदिल अहमद भी गोलियों के छर्रे और सीधे वार लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे जनता का गुस्सा पुलिस की इस असंवेदनशील और गैर पेशेवर कार्रवाई के खिलाफ चरम पर पहुंच गया। इस मामले के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ने का मुख्य कारण यह भी है कि मृत बच्ची और उसका परिवार ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता धारक थे। जब यह खबर ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो वहां की सरकार और जनता में इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले की अत्यंत पारदर्शी, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान सरकार से संपर्क साधा और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने पर जोर दिया। इस घटना के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था और विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जाने लगी हैं। बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव को देखते हुए पाकिस्तान के उच्च पुलिस अधिकारियों और सरकार को तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत एक संयुक्त जांच टीम यानी जेआईटी का गठन किया गया, जिसे घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने, पुलिसकर्मियों के हथियारों की जांच करने और यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई कि इस अभियान के दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन क्यों और किस स्तर पर किया गया। शुरुआती जांच रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई करते हुए गोलीबारी का नेतृत्व करने वाले और मुख्य रूप से अंधाधुंध फायरिंग करने वाले संबंधित पुलिस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उसके खिलाफ पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जांच टीम इस बात का भी पता लगा रही है कि क्या पुलिसकर्मियों की अपराधियों के साथ कोई मिलीभगत थी या यह पूरी तरह से पेशेवर लापरवाही का मामला था। कानून व्यवस्था बनाए रखने की इस कोशिश में स्थानीय पुलिस ने बाद में दावा किया कि उन्होंने फरार लुटेरों की तलाश में विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। पुलिस विभाग द्वारा जारी किए गए बयानों के अनुसार अलग अलग स्थानों पर हुई 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में उन दोनों डकैतों को मार गिराया गया है जिन्होंने उस रात आदिल अहमद के परिवार से लूटपाट की थी। पुलिस का कहना है कि अपराधियों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय उन पर जवाबी फायरिंग की थी, जिसके बाद आत्मरक्षार्थ की गई कार्रवाई में वे मारे गए। हालांकि अपराधियों के मारे जाने के बावजूद स्थानीय जनता और मानवाधिकार संगठनों का गुस्सा कम नहीं हुआ है, क्योंकि उनका मानना है कि पुलिस की इस जवाबी कार्रवाई से उस 9 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी वापस नहीं आ सकती जो कानून के रखवालों की ही बंदूकों का शिकार हो गई। इस दुखद मोड़ पर हम अपने सभी दर्शकों से एक बार फिर विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि यदि आपको हमारी यह खोजी और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या सुधार किए जाने चाहिए और इस पीड़ित परिवार को पूर्ण न्याय दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। इस पूरी घटना ने विदेशी धरती पर रह रहे प्रवासी नागरिकों के मन में अपने मूल देश की यात्रा को लेकर एक गहरा डर और संशय पैदा कर दिया है। कई लोग अब इस बात पर विचार करने लगे हैं कि क्या अपने ही देश में रिश्तेदारों से मिलना और छुट्टियां बिताना सुरक्षित है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसी भी डकैती या चोरी के मामले में पुलिस को इतनी बड़ी संख्या में और इतनी अंधाधुंध गोलीबारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता, विशेषकर तब जब सड़क पर आम नागरिक और पीड़ित खुद मौजूद हों। पुलिस प्रशिक्षण और संकट की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता पर उठ रहे ये सवाल बेहद जायज हैं, क्योंकि जब तक सुरक्षा बल पेशेवर तरीके से काम करना नहीं सीखेंगे, तब तक ऐसे बेगुनाह लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे।
फिलहाल रावलपिंडी के अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे आदिल अहमद और उनके बेटे आफान की स्थिति पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। सिद्रा खान, जिन्होंने इस हादसे में अपना सब कुछ खो दिया है, सरकार और न्याय प्रणाली से केवल एक ही गुहार लगा रही हैं कि उनकी बेटी के हत्यारों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिले। इस मामले में आगे आने वाली हर कानूनी प्रगति, जेआईटी की अंतिम रिपोर्ट और अदालती कार्यवाहियों पर हमारी नजर बनी रहेगी, ताकि हम आप तक पूरी तरह से निष्पक्ष और सटीक जानकारी पहुंचाते रहें। यह घटना हमें याद दिलाती है कि कानून और व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की रक्षा करना है, न कि उनके लिए संकट बनना। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही और निर्दोषों की जान की कीमत पर की जाने वाली कार्रवाइयों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि इस मामले की जांच पूरी तरह से पारदर्शी होगी और भविष्य में ऐसी किसी भी त्रासदी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, ताकि किसी और परिवार को अपनी खुशियां इस तरह न गंवानी पड़ें। क्राइम रिपोर्टिंग इंडिया की इस विशेष रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।